Hi, I'm Vibha Chibbar and you are watching me on Be Blunt podcast with KK. विभा जी वेलकम टू बी ब्लंट पॉडकास्ट। थैंक यू कैसी हैं सो आप? मच। मैं एकदम बढ़िया हूँ। सो विभा जी मुझे बताइए एक्टिंग हाउ व्हेन वेयर हैपन। मैं 5-6 साल की होंगी, ओके तो तब से ही मुझे बहुत शौक रहा है एक्टिंग का। तो उस समय हमारे घर में टेलीविज़न भी नहीं था। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था, पर वो बहुत अमीरों के घर में कोई इक्का दुक्का हुआ करता था। तो हवा महल में हर संडे के संडे फिल्म की स्टोरी आती थी, पूरी फिल्म आया करती थी हवा महल एक रेडियो पर। तो मैं बिल्कुल कान लगा करके मैं 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल बैठ करके सुना करती थी, जहाँ जब से मुझे होश है। और मम्मी पापा बहुत डांटा करते थे कि अरे तुम पढ़ाई कर लो, तुम खेल लो, तुम क्या लग। मुझे इतना शौक था वो सुन करके पूरा विजुलाइज करना। फिल्म्स देखना तो अलाउड ही नहीं था बिल्कुल भी। तो वो विजुलाइज करना, फिर उसके बाद कुछ कुछ डायलॉग्स याद रह जाना, उसकी एक्टिंग करना तो बचपन से था। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो फिल्म्स देखने का बहुत शौक, बहुत पिटाई खाई घर में, क्योंकि घर में बहुत ही साहित्यिक हम लोगों के एटमॉस्फेयर था। पापा राइटर थे, मम्मी राइटर थी, माँ क्लासिकल सिंगर भी थी। और बहुत ही धर्मयुग और सारिका जैसी, सरिता जैसी मैगजीन्स आया करती थी। फिल्मी मैगजीन्स अलाउड ही नहीं थी घर में। तो और मुझे गुलशन नंदा पढ़ने का शौक़ जब मैं बड़ी हुई, तो इस तरह से तो काफ़ी जद्दोजहद उठानी पड़ी माँ बाप को कि हमारा स्तर कहाँ है और ये कहाँ जा रही है। और वो भी कमर्शियल सिनेमा। आई यूज टू हेट आर्ट सिनेमा, नसीर भाई, स्मिता पाटिल। आई डोंट लाइक देम एट ऑल। अरे ये इन शबाना आजमी, नहीं, ये तो हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, और ये मेरे बचपन के स्टार थे और बहुत शौक था। फिर उसके बाद थोड़ी और बड़ी हुई और एक प्रोग्राम आता था टेलीविजन में तबस्सुम जी का, फूल खिले गुलशन गुलशन, अगर आपको मालूम है। तो उसमें जैसे अभी कॉफ़ी विद करण है, तो उसमें तबस्सुम जी इंटरव्यूज़ लिया करती थी बड़े बड़े स्टार्स का। तो हेमा जी आई थी, तो मैं देख रही थी और मुझे उसमें उन्होंने बोला कि भाग करके कभी एक्ट्रेस नहीं बनना है, और अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो पेरेंट्स की रजामंदी से, और आपको अगर डांस और सिंगिंग आती हो तो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे सिंगिंग में तो मैं बहुत ख़राब थी, हालांकि मेरी माँ क्लासिकल सिंगर थी, फिर भी तो डांस किया करती थी मैं बचपन से। तो मैंने मम्मी, और उन्होंने बोला क्लासिकल डांस सीखो, तो मैंने तुरंत मम्मी को बोला मुझे तो क्लासिकल डांस सीखना है। तो मम्मी ने बोला ठीक है अभी तुम पढ़ लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सीखना है, ज़िद पकड़ ली। फिर माँ ने किसी तरह कथक में डाला और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। कथक सीखा। कथक के बाद मुझे मंडी हाउस नाम की एक जगह से, दिल्ली में मुझे मंडी हाउस नाम की जगह से मेरा तारुफ हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पता चला कि नाटक होते हैं, लोग रिहर्सल्स करते हैं वहाँ ग्राउंड्स में, और जा कर के बैठते थे क्या हो रहा है, अच्छा नाटक होता है। फिर टीवी से भी पता चलता था, वो टीवी के जो नाटक होते थे। फिर वहाँ से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से परिचय हुआ, और फिर उसके बाद बस ऐसे ऐसे करते करते नेशनल स्कूल ड्रामा में चले गए, और फिर वहाँ से तो फिर जर्नी शुरू हो गई। कितनी आसानी से आपने बोला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले गए। आज भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के लिए 140 करोड़ की जनता में सिर्फ 20 लोगों को मौका मिलता है। जी जी जी, बहुत मुश्किल था उस वक्त भी, बहुत मुश्किल था। आसानी से अभी कह दिया, लेकिन मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं डांस सीख रही थी और डांस में बहुत अच्छा कर रही थी। तो मेरे गुरु जी भी और मम्मी भी हमेशा बोला करते थे कि अरे एक्टिंग तो कर लोगे, पर डांस आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। पर फिर पता नहीं क्यों मुझे वो था ना एक्टिंग का कीड़ा, तो वो हुआ। और मैंने एक प्ले किया था, त्रिपुरारी शर्मा जो अभी नहीं रही, मेरी टीचर थी, बहुत ही माँ की तरह वो। और उनका प्ले देखने के लिए एनएसडी के कुछ प्रोफेसर्स आए, तो उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू जॉइन एनएसडी। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसे मुझे ऑफ़र आ रहा है कि आप एनएसडी ज्वाइन करिए। तो मम्मी ने बोला ठीक है, अगर आपको 3 साल देने तो दे लीजिए। फिर पूरा इंटरव्यू प्रोसेस, 8-10 हज़ार बच्चों के बीच में बैठ करके फिर शॉर्ट लिस्टेड होना, फिर उसके बाद में 10,000 से 5,000, 5,000 से 2,500, 2,500 से 500, 500 से 100, 100 से 20। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उसमें अपनी स्टेट से मैं आ सकी। सो मैम एनएसडी से एक्टिंग की तरफ फिल्मों में कैसे? तो वो जो भूत था ना मेरा, वो जो कमर्शियल सिनेमा का भूत था, वो उतर गया था। जैसे जैसे मैंने थिएटर शुरू किया, नेशनल स्कूल ड्रामा, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में एक्टिंग क्या है, आर्ट क्या है। फिर मेरा रुझान एकदम से थिएटर की तरफ ही बढ़ा, और फिर मुझे फिल्मों से बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं हुई कि मैं मुंबई आऊँ और मैं एक्टिंग करूँ। मैं थिएटर में बहुत खुश थी।
फिर 1989 में एक थिएटर इन एजुकेशन कंपनी बनी जो मिस्टर बैरी जॉन ने शुरू की। कीर्ति जैन उस समय एनएसडी की डायरेक्टर थी। मैं उसमें बतौर एक्टर टीचर आई। तो जो हम लोग बच्चों के लिए और बच्चों के साथ उसमें काम करते थे, टीनेजर्स के साथ, तो वहाँ से मेरा टीचिंग का शुरू हुआ। और तो बस ये सिलसिला चलता गया और फिल्म एकदम से बंद, सिर्फ थिएटर। तो पहली फिल्म आपकी चक दे थी जी। सो हाउ इट हैपेंड? सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं नेशनल स्कूल ड्रामा रेपेट्री कंपनी जो हमारी टीआई में थी, मैं उसको हेड कर रही थी। और अभिमन्यु रे, अगर आप जानते हैं तो इज़ अ वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर। तो वो रंग दे बसंती फिल्म में कुछ उनको टीनेजर्स चाहिए थे। तो उन्होंने वो मेरे पास आए और बोले कि आप तो टीनेजर्स के साथ काम करती हैं, आप कुछ अगर बच्चे दे दें। तो मैंने उनको बच्चे दे दिए, शूटिंग वूटिंग हुई। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो ये चक दे इंडिया की कास्टिंग चल रही थी। तो वो फिर से एनएसडी गए, पर तब मैं वहाँ नहीं थी। तो किसी ने मेरा नंबर दिया, वो मुझे आके मिले और रोज़ाना मेरे घर पे बैठ के, मैं 7 बंगलोज़ रहा करती थी, तो रोज़ाना बैठ करके हम शॉर्ट लिस्ट करते, हम लड़कियों को सोचते कि अब कौन सी लड़की कहाँ किधर एनएसडी की लड़कियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। और एक दिन उन्होंने बोला कि मैम आप ना ट्राउज़र और टी शर्ट और शूज़ पे स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर आप बैंड्रा सेंट एंड्रयूज़ का जो ग्राउंड है वहाँ आ जाइए, मैं डायरेक्टर से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, मुझे क्यों? नहीं आप आइए ना, एक कैरेक्टर है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना फिल्म, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जो मैं वर्कशॉप्स करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं मैम आइए ना, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, होगा तो है नहीं। चले गए पहन वहन के और मिले उनसे, शिमित को मिले। शिमित को मैं पता नहीं पसंद आ गई। उन्होंने बोला ठीक है ऑडिशन दीजिए, ऑडिशन दिया। आदित्य जी को पसंद आ गई और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं एकदम हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। और मैंने अभिमन्यु को बोला अभिमन्यु बिल्कुल नहीं, शाहरुख खान, यशराज प्रोडक्शंस। मैंने कहा नो वे। क्या मैम क्या बात कर रहे हो? पहला टेक, मेरी पहली फिल्म, पहला कैमरा। तो वो बोले कि अरे विभा जी आपने इतना थिएटर किया है, एनएसडी किया आप। मैंने कहा सो व्हाट, थिएटर अलग है, फिल्म्स अलग है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज अभिमन्यु ने धक्का दे करके मुझे वो फिल्म करने को कहा और मैंने की। तो बस उसके बाद ईश्वर की कृपा। तो उसके बाद फिर तो आपका मुंबई से रिश्ता जुड़ ही गया, बिल्कुल जुड़ गया। मैम मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन मेड एंटरटेनमेंट ऑफ थिएटर एंड ह्यूमन मेड इमोशंस ऑफ थिएटर? ओह नहीं, मशीन तो वो भी नहीं है, क्योंकि भले ही मशीन के थ्रू हो रहा है, कर तो ह्यूमन ही रहे हैं। हमारी ऑडियंस उसमें कैमरा होती है जो कैमरे के थ्रू ऑडियंस के पास जाती है। और थिएटर में लाइव होता है, लाइक उसमें कोई टेक नहीं होता। तो चूँकि मैंने थिएटर बहुत समय तक किया तो मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन था वो, क्योंकि मैं उसकी बारीकियों को काफ़ी समझ चुकी थी, उसको परख चुकी थी करते करते। सिनेमा मेरे लिए बहुत नया था, उसकी बारीकियों को समझना वो बहुत ही टेक्निकल मामला है। तो उसके लिए मैं हमेशा शाहरुख सर को धन्यवाद देती हूँ कि उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, सिर्फ देख करके नहीं बल्कि उन्होंने बताया भी बहुत। और मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये अब कैमरा इधर क्यों आ गया, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये माइक क्यों लगाया है, अभी ये इसको क्या बोलते हैं, अच्छा बूम बोलते हैं, अच्छा ये कॉस्ट्यूम क्यों, वाई दिस कलर, वाई दैट कलर। तो मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि एक नए मीडियम में थी और शाहरुख सर बहुत ही पेशेंस के साथ मुझे हर बात का जवाब दिया करते थे। तो उसमें भी एक अलग मज़ा आने लगा जब आप उसको समझने लगे, जब आप उस कैमरे के दोस्त होने लगे, आपको पता चलेगा कि ये कैमरा ही आपकी ऑडियंस है। जैसे एक मुझे अच्छे से याद है, जब एक टेक था उसमें मेरे हाथ में सामान था और मैं शाहरुख सर से बात कर रही हूँ, तो मुझे वो बोल रहे हैं कि ठीक है अब हम कल मिलते हैं, अभी तो सेशन प्रैक्टिस का ख़त्म हुआ। और मैं ऐसे मुड़ी और चले गई। उन्होंने बोला कट, हालांकि एक्टर कभी कहता नहीं, बोले विभा जी इधर आइए। मैंने कहा हाँ जी। तो वो बोलते हैं कि वेयर इज़ योर ऑडियंस। मैंने कहा यहाँ का ऑडियंस है मेरी। मुझे लगा जहाँ हमारा डायरेक्टर बैठा, मैंने कहा वो रही ऑडियंस, वो मॉनिटर में बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऑडियंस कैसे देखेगी आपको। मैंने कहा कैमरे से। सो वो आपकी तो आपने अपना पूरा चेहरा आप ऐसे टर्न करो ना, तो आपके पूरे एक्सप्रेशंस दिखेंगे। तो वो दिन और आज का दिन, ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि क्लोजअप में कैसी एक्टिंग होती है, जब वाइड होता है तो क्या होता है, मिड होता है तो क्या होता है, ओवर द शोल्डर क्या होता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। तो अब तो मतलब मुझे तो दोनों में ही बहुत मज़ा आता है काम करने में। क्या आपको लगता है कि
सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा आने के बाद से थिएटर पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है इंडिया में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिनेमा तो काफ़ी समय से है। सिनेमा तो मतलब थिएटर से ही पारसी जो लोग नाटक किया करते थे वही सिनेमा में आए। जैसे अलकाजी साहब ने हाँ। स्टार्टेड, तो मुझे ये जानना है कि आज जो थिएटर जिस हिसाब से, जिस हिंदी थिएटर की अगर मैं बात करूं, तो जितना ज़्यादा बूम होना चाहिए उतना नहीं है। नहीं, बिल्कुल उतना तो नहीं है, क्योंकि देखिए अगर एक फिल्म बनेगी, एक थिएटर में लगेगी, तो अब वो एक थिएटर में नहीं है, और वो फिल्म जो है वो कम से कम 50 थिएटर में है, तो एक साथ उसको 500 लोग देख रहे हैं। पर अगर कोई नाटक होता तो वो क्योंकि लाइव है, तो एक वक्त में एक ही जगह जहाँ 200-250 ऑडियंस है, तो नेचुरली हमारी ऑडियंस कम है, हमारी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो सिर्फ एक ये कारण है। That is मुझे लगता because है of the fundings and हाँ, मुझे लगता है कि मतलब हमारे थिएटर को जितना गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी और संस्थाओं की तरफ से जो मिलना चाहिए था, वो उतना हमें फाइनेंशियली नहीं मिला, इसलिए क्योंकि यहाँ पैसा ज़्यादा है और लोग यहाँ पर भागते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी एक फिल्म आती है, आप एकदम से हज़ारों लोगों में, आप पूरे भारत में मशहूर हो जाते हैं। मैंने चक दे इंडिया से पहले 22 साल सिर्फ थिएटर किया, और थिएटर के एक एक दिग्गज जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, नामी लोगों के साथ काम किया, पर मुझे बहुत ही चुनिंदा लोग जानते थे। मैंने एक चक दे इंडिया की तो मेरा रोड पे चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, नेम फेम वहाँ पर। टेलीविजन में अगर एक फिल्म आती है, आप सोचो टीवी हर घर में है, पूरी आपकी जनता देख रही है, पर थिएटर देखने के लिए 200-250 लोग, वो दायरा सीमित है। तो यही एक कारण है। मैम मुझे एक बात बताइए कि हमारे जब थिएटर और प्लेज में या एनएसडी या कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में शेक्सपियर और हैमलेट को हम लोग एज एन एग्जाम्पल क्यों फॉलो करते हैं? शेक्सपियर मतलब जो हैमलेट वो उन्होंने लिखा था, वो एक्चुअली क्या है कि कुछ कुछ राइटर्स और कुछ कुछ हमारे प्लेस, कुछ कुछ एक्टर्स जो एक इतिहास बना चुके हैं, बहुत कर चुका ऐसा, मतलब जैसे शेक्सपियर लंदन के हैं, तो इंग्लैंड के हैं वो, तो वहाँ का उनका एक नाटक था पर्टिकुलर हैमलेट, या और भी बहुत सारे जूलियट सीज़र, या और भी बहुत सारे नाटक थे जो पॉपुलर हुए, जो केवल वहीं पर ही नहीं बल्कि ऑल ओवर पूरे मतलब दुनिया में वो अलग अलग भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ और वो चर्चित हुआ। इसी तरह से हमारे भी बहुत सारे नाटक हैं जो अलग अलग भाषाओं में हुए, और उसमें ये है कि कोई भी नाटककार कुछ लिखता है और वो चीज़ अगर हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति उसको रिलेट कर पाता है, हर व्यक्ति अगर वो लगता है कि हाँ अरे ये तो भारत में भी हो सकता है, ये तो हमारे घर में भी हो सकता है, ये तो हमारी सोसाइटी में भी हो सकता है, तो वो हमेशा हिट होता है। अब मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो आपका जो फेस इतना सीरियस है, ओके, तो पहली बार जो आपसे मिलता है वो डर जाता है, या क्या कॉलेज में भी आप ऐसी थी कि कोई लड़की आपको छेड़ ना पाए? ये जानबूझ के आप बनाती हो या अपना डर ऑरा दिखाने के लिए, या आप ऐसी हो? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान की देन है, जो जिससे मुझे बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। अच्छा। और मतलब हमेशा मुझे मतलब इस वजह से ये भी है कि मेरे दोस्त बहुत कम हैं, क्योंकि दोस्त बनते ही नहीं हैं, लोग आते ही नहीं हैं पास में। और ये बिल्कुल सच है कि मैं बहुत, जैसे जब टीनेजर होते हैं तो मतलब लड़कियां क्या है, मेकअप, ये वो फैशन, मुझे कुछ नहीं था। जीन्स कुर्ता, एक स्टॉल डाला, थैला लटकाया, थिएटर करना है और वो करना है, और बहुत ही सीरियसली। तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती चक दे थी। की जो कोच थी वो रियल लाइफ में विभाजी थी। विभाजी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी आई लव यू बोलने की। इतना मतलब इतना मेरा, जबकि मैं कुछ नहीं थी, मतलब मैं बहुत शरारती अभी भी हूँ, पहले भी थी, पर एक ऐसा ऑरा है जिसने कभी कुछ फ़ायदा भी दिया, नुकसान भी दिया। और नुकसान ये दिया कि अभी जो भी मुझे अप्रोच करता है स्ट्रिक्ट रोल के लिए, टाइपकास्ट हो जाता है, दबंग टाइप रोल के लिए, मतलब तो मैं, मेरी जैसे मुझसे पूछते हैं तो मैं ये बोलती हूँ मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे ऐसा रोल मिले कि मेरा पति मुझे मार रहा है, मुझे सता रहा है, मैं रो रही हूँ। काश, मतलब ये मेरी दिली इच्छा है कि मुझे ये रोल मिले। हाँ, तो मतलब जो मैंने सोचा वो सही है। जी, किसी हद तक। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसी वजह से आप बहुत जगह टाइपकास्ट भी हो जाते हो कि अरे यार, अगर मतलब एज ए पर्सन मुझे लगे कि ये रोल बहुत सीरियस है या ये मदर का रोल है तो ये विभाजी करेंगी? हाँ, मतलब मुझे हमेशा आते हैं कि पहले आता है कि पूरे घर पे इसका राज चलता है। अच्छा। कोई इसके सामने कुछ नहीं बोलता है, Dominated। बस जो इसने कह दिया तो कह दिया। अच्छा। ये वाला है।
फिर उसके बाद मुझे जहाँ से भी, चाहे वो मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ या मैं टेलीविज़न कर रही हूँ या मैं फ़िल्म कर रही हूँ या मैं थिएटर कर रही हूँ, कुछ भी, हाँ इक्का दुक्का मुझे आए कॉमेडियन ऐसे, मतलब बहुत एक सीरीज़ वगैरह आए, लेकिन उसके बाद उसमें भी मैं स्ट्रिक्ट हूँ। यंगस्टर्स वाले, हाँ मतलब उसमें भी मैं सख्त हूँ। गलियापा and all, हाँ। मतलब वो वैसी वाली कॉमेडी नहीं है कि मतलब आपने कुछ डायलॉग्स बोल दिया या कर दिया, नहीं, वो सिचुएशनल कॉमेडी है, सिचुएशन में कॉमेडी हो रही है, बट यू आर स्ट्रिक्ट। सो रियल लाइफ में भी आप इतनी स्ट्रिक्ट हो घर पे? बिल्कुल भी नहीं। घर पे आपके कौन कौन है मैम? मेरे घर में मेरा बेटा है, मेरी बहू है, बेटी की अभी शादी हुई है। अच्छा। तो हमें घर में और खूब मस्ती मौज। मैं बोलती हूँ ना, मुझसे तो कॉकरोच भी नहीं डरता है। मतलब यहाँ पर इतना, वो इतनी बुरी हालत होती है जब को एक्टर्स के साथ करो, वो फंबल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आई फील सो बैड। मतलब बेचारे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, बहुत ही गलत है। और चकदे के बाद मुझे ज़्यादातर फिल्म्स में रोल मिले, इंस्पेक्टर, एसपी, जज, प्रोफेसर, तो मैं बोर होगी थोड़ा। मैंने कहा नहीं नहीं। फिर जब मुझे विदाई में एक माँ का कैरेक्टर मिला जिसमें काफ़ी डायमेंशंस थे कि लाइक या, तो शी इज़ लविंग, शी इज़ केयरिंग, शी इज़ पोजेसिव, शी इज़ स्ट्रिक्ट, तो उसमें बहुत सारे मुझे वैरायटी देखने को मिली, तो इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम एज एन एक्टर जब आप इतने सारे रोल्स करते हो, अलग अलग वेरिएशन, ग्राफ सीधा ऊपर से नीचे है या एकदम नीचे से एकदम ऊपर है, तो आप किन चीज़ों को ध्यान में रखते हो जब आप कोई रोल, कोई कैरेक्टर करते हो? जी जी। तो उसमें क्या होता है कि एक तो जो कैरेक्टराइजेशन होता है, जब हमें शुरू में बताया जाता है, जो एक बाउंड्री बनाई जाती है कि ये बाउंड्री है आपकी, और फिर उसके बाद सिचुएशंस जो होती हैं कि इस वक्त में अभी ये सिचुएशन है, इस वक्त में ये सिचुएशन है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको उसमें ढालने की कोशिश करते हैं, हम उसमें ढालते हैं। तो अलग, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमेशा ही आप सख्त बोल रहे हैं या आपका डिसीजन हमेशा रूडली होगा। कभी बहुत प्यार से आप डिसीजन लेते हैं, कभी आप रो के डिसीजन लेते हैं, कभी आप बिना कुछ बोले डिसीजन लेते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट है सीन की, उसके मुताबिक तैयारी करते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एज एन एक्टर जो फेस के अंदर होता है वो कौन सी चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट? इमोशंस। ओके। आपके, अगर आपको आपके सीन की फील मालूम है कि व्हाट आर यू फीलिंग, तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी में, अभी मैं फील कर रही हूँ कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मैं ऐसे बैठ गई हूँ, मैं इस तरह से। अगर हम ऐसे ही उस सोफे पे बैठ के बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही होती, भाषा कुछ और ही होती। तो जो आप फील करते हो, जो हम आम जिंदगी में करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा हवा नहीं है, जस्ट फील जो भी आपको महसूस हो रहा है। लेकिन हम, पता नहीं क्या होता है कि कैमरा आते ही हम मैकेनिकल हो जाते हैं, हम वो करने लगते हैं, होने नहीं देते हैं। तो जैसे अभी करने हम में जो बात करें दैट इज एक्टिंग ओनली, मतलब इट्स अ परफॉर्मेंस, मतलब ये हो रही है, मतलब हाँ। उसमें मुझे लगता है कि अगर मुझे प्रेशर होता तो शायद मैं आपको बोलती कि चलिए थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर करते हैं। मुझे लगा कि इनफॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सेंसर बोर्ड है या कुछ है, मुझे बहुत ही ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो उसकी तैयारी कुछ और होती है। मैम मुझे एक बात बताइए, डू यू थिंक थिएटर नीड टू बी डिवाइस इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया? यस, दैट इट इज हैपनिंग। यस, जब मैंने आपको बताया था कि थिएटर इन एजुकेशन, जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने एक विंग शुरू की थी, तो उसके पीछे पर्पज़ ही यही था कि स्कूल्स में थिएटर को इंट्रोड्यूस किया जाए, कॉलेजेस में थिएटर को इंट्रोड्यूस किया जाए, थ्रू थिएटर अपनी एजुकेशन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे मज़ेदार बनाया जाए। बच्चा जो, मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, मुझे साइंस पसंद नहीं है, मुझे बोर हो रहा है, ये कैसे उसको मज़ेदार बनाया जाए। हमने इस पर बहुत काम किया है और बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और अभी भी काम जारी है। अभी देखिए, अब मोस्टली कॉलेजेस में थिएटर है, मोस्टली एक सब्जेक्ट आ गया है थिएटर। अभी मुंबई, जी महाराष्ट्र में भी बिल्कुल, है, महाराष्ट्र में भी है और ऑल ओवर इंडिया बट में है। ये थोड़ा सा ग्लैमराइज क्यों नहीं किया गया, थोड़ा सा क्योंकि पब्लिसाइज क्यों थिएटर नहीं किया ग्लैमराइज नहीं है, गया? हर चीज की एक थिएटर प्ले इज नॉट ग्लैमराइज, मैं बोल रहा हूँ इसको पब्लिसाइज क्यों नहीं किया गया फिर, नॉट ग्लैमराइज? मैं आपको बताऊं, अभी भी दिल्ली में बहुत सारे थिएटर के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं जिनके हमने सीखी है, वो मुंबई में जो थिएटर हो रहा है या और भी, वो उसको नहीं मानते कि वो थिएटर है। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जी, ये क्या डिस्प्यूट है? थिएटर मतलब थिएटर जो हम जो देखते आए हैं, जो अब शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, चेखव की बात करें, हम मतलब ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, हमारे मोहन राकेश हैं, हमारे कालिदास जी के प्लेस हैं, जो बहुत सारे हमारे जो नाटककार हैं, जिस तरह के नाटक लिखे गए हैं, जिस तरह से स्टाइल है, तो अभी जो हमारे जितने भी लोग हैं वो अभी
वो उसी को थिएटर मानते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि हमें वक्त के साथ थोड़ा बदलना चाहिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए आज की नई जनरेशन के साथ, जो हो भी रहा है, जो कर भी रहे हैं। बहुत सारे हमारे एनएसडी के लोग हैं, जो जैसे नसीर भाई हैं, वो किस तरह से इस्मत चुगते की कहानियाँ और बहुत भी कहानियों किस तरह से नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे नाटककार कर रहे हैं। और ये हमें लगता है कि अगर हम कंपैरिजन करें, मैंने आपको बहुत बड़ा कारण बता दिया है कि अगर हमारे भी एक नाटक में मैं रोल कर रही हूँ और मेरी डबल ट्रिपल फोर ऐसे कास्ट हो जाए कि मेरा नाटक भी एक वक्त में 5 स्टेट में चल रहा है, तो मेरा भी वो पॉपुलर हो जाएगा। पर चूंकि सर्वाइवल का है और सवाल है, और ऐसा नहीं है कि लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, थिएटर पर ही भी बहुत सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी बहुत ही जाती ये चॉइस है आपकी, मतलब आपकी ये कि मुझे फिल्म्स करनी है, मुझे और फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, या मुझे थिएटर ही करते रहना है। तो वो एक अपना अपना डिसीजन है, अपना अपना डिसीजन। जो एनएसजी पास आउट होते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग जो है वो बॉलीवुड मुंबई की तरफ आ जाते हैं। तो इसके वजह से भी एक रीजन है कि पिछले 10-15 सालों में थिएटर को उतना बढ़ावा नहीं मिला। देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 3 साल की ट्रेनिंग देता है, राइट? उसके बाद आप बाहर निकलिए, अब आपको सर्वाइव करना है। अब नेशनल स्कूल ड्रामा पर ये ठप्पा नहीं लगवाता कि आपको यहाँ से करके थिएटर ही करना है। आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं। बट उनका एक ये मोटिव होता है बिल्कुल होता है, थिएटर को क्योंकि बढ़ाएं आगे, बढ़ाएं। लेकिन अब इसीलिए गवर्नमेंट ने वो बनाई। लेकिन अब जब सर्वाइवल का टाइम आता है, तब गाइडेंस नहीं मिलती है। आप 6 साल के लिए रेपेट्री कंपनी है, 6 साल में आपने रेपेट्री में चले गए, उसके बाद आप स्कूल्स में भी लगते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में भी टीचर बन गए हैं। Then what next? और कभी-कभी आपको लगता है कि मेरा कोलीग जो था वो मुंबई जाके ही बिकम अ नोन फेस, राइट। और आप हाथ पैर मारते हैं। आप जब आपको सर्वाइवल का आता है, जीने के लिए जब आपको घर चाहिए, आपको फैमिली से प्रेशर है, आपकी शादी हो, अब आपके बच्चे हो, तो क्या करें? फिर आते हैं, भागते हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है। उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने नसीर भाई का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बहुत सही बात की थी, और ये पहले भी हो चुकी है बात, कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को हर रीजन में एक छोटे छोटे ड्रामा स्कूल खोलने चाहिए, ताकि जो वहाँ के बच्चे हैं जो थिएटर करना चाहते हैं, जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती, मतलब 50 में से छट के कोई एक आता है। अब वो जो 50 है वो वहाँ थिएटर कर रहे हैं। अगर वो नेशनल स्कूल ड्रामा से जो वहीं पर उनके रीजन में खुलेगा, जैसे बेंगलोर में खुला हुआ है और भी अभी हिमाचल में, हाँ जी, हिमाचल में खुला हुआ है, तो अगर ऐसे खुलेंगे तो शायद जो बच्चे थिएटर करना चाहते हैं, या जो मतलब जिनको लगता है कि मैं मुंबई आके क्या करूँगा, मुझे तो हिंदी आती नहीं है, मेरा तो चेहरा है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो थिएटर ही करना है, तो शायद और ज़्यादा हमारा थिएटर वो आगे बढ़ सकेगा। एक चीज़ से मुझे हमेशा गिला रहता है जी। वो भी बहुत पर्सनल है, मतलब हम किसी को कह नहीं सकते, कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल देने के बावजूद भी फिर जब आप निकलते हैं, आप यहाँ आ जाते हैं और फिर आप थिएटर को मुड़ के नहीं देखते, उनसे मुझे गिला है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म्स भी कर रहे हैं, टेलीविज़न भी कर रहे हैं और थिएटर भी कर रहे हैं। बहुत नामी नसीर साहब है, अनुपम जी हैं, बहुत सारे, ओमपुरी साहब भी हैं, उन्होंने भी किया। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो मुझे उनसे थोड़ा सा शिकवा होता है, कि मतलब गिला शिकवा होता है कि आपने थिएटर को क्यों छोड़ा, अपना बेस आप भूल गए। तो वो भी रखते, और नाम होने के बाद रखें तो शायद हमारी ऑडियंस आ जाए। हाँ, मेरा यही मानना है कि अगर आप नोन हो गए हो, जैसे शाहरुख है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग, जैसे एसआरके, जैसे नसीर भाई, हम सेइंग कि नसीर भाई की वजह से ही इज वन ऑफ दोस पर्सन जिनकी वजह से थिएटर थोड़ा सा दिख रहा है। बिल्कुल। तो अगर मुझे लगता है सारे के सारे आ जाते तो थिएटर का एक बैकड्रॉप ही कुछ अलग होता। राइट। फिर अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। हाँ, तो अभी मैं ये एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आपको काफ़ी साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मुंबई में, फिल्म्स, टेलीविज़न में, अभी जो नए बच्चे आज आ रहे हैं वो यहाँ आ जाते हैं, दे आर डूइंग स्ट्रगल, ओके, और कुछ हो नहीं रहा है, दे आर वेटिंग फॉर कास्टिंग कॉल्स एंड ऑल। तो जब मैं एक्टिंग ही करने आया हूँ तो मैं एक्टिंग क्यों नहीं करता हूँ, मैं कॉल का क्यों वेट करता हूँ? थिएटर करते हुए भी मैं अपने कॉल का वेट कर सकता हूँ। मैं अपने होम टाउन में रह के अगर मैं वहाँ थिएटर कर रहा हूँ, ऑडिशन तो अब सब डिजिटल हो गया है कि आप जो है अपने घर पे बैठ के ऑडिशन
किसी को भी कास्टिंग एजेंट को भेज दो, अगर आपका ऑडिशन उतना लायबल होगा तो डेफिनेटली बुलाएंगे, तो right. फिर आप मुंबई से बैठ के दो या वहां से बैठ के दो। सो इन सब चीजों में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारे अपकमिंग एक्टर्स के लिए? जी मतलब थोड़ा दुखदाई है। बैरी जॉन जब इमेगो एक्टिंग स्कूल था उनका दिल्ली में, तो वो हमेशा ऑडिशन लेके एक्टर को लेते थे। वो बाकायदा ऑडिशन लेते थे, बात करते थे। उन्होंने कितने बच्चों को वापस भेजा है। उनके पास तो फीस आ रही थी, उनके क्लास में 20, 30, 40, 50 जितने भी बच्चे हैं उनको तो अच्छी खासी फीस मिल रही थी। जो यहाँ पर हमारे काफ़ी स्कूल्स चल रहे हैं, जो यहाँ एक्टिंग स्कूल्स हैं, जो तगड़ी तगड़ी फीस लेते हैं और 50-50 बच्चों को, 40-40 बच्चों को एक क्लास में भर लेते हैं, जिनको एंड में जब वो निकलते हैं उनको मतलब एक्टिंग का ए भी नहीं आता। तो ये तकलीफ़ है। बच्चे आते हैं, उनको सही दिशा नहीं दी जाती है, उन्हें गुमराह किया जाता है। मुझे लगता है अगर, जैसे मैंने बताया कि अगर हर जगह एक नेशनल स्कूल ड्रामा खुल जाता, एक सही थिएटर गुरु होता वहाँ पर, सही दिशा दिखाता, सही जानकारी देता, तो वो बच्चे किसी की नकल करके यहाँ पर नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी जो गलतफहमी है ना आजकल के बच्चों की, अगर हम गुड लुकिंग हैं, हमारे परिवारों में बहुत जगह मैंने देखा है, अरे तू तो धर्मेंद्र जैसा दिखता है, तू तो शाहरुख जैसा दिखता, तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई कर, तू क्यों नहीं जाता है वहाँ पर। अब अरे उसकी बॉडी देखो, उसका डांस देखो, आपने डांस सीख लिया, आपने फाइटिंग सीख ली, आपने बॉडी बना ली, आपने सब कर लिया, पर एक्टिंग कहाँ है एक्टिंग। मुझे इतनी तकलीफ़ होती है जब बच्चों को मतलब फूल बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, मतलब उनको फिर बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उनको नुक्ते का नहीं पता, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कैसे खड़े होना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्या नहीं है। मतलब आप सिर्फ गुस्से में हैं तो आप गुस्से में चले जा रहे हैं, लेकिन गुस्सा को फील नहीं कर रहे हैं, उसको मतलब आप चिल्ला के बोल देने को गुस्सा कहते हैं। तो मतलब ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं। और क्योंकि नेशनल स्कूल ड्रामा में 3 साल दिए हैं हमने, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि क्यों ये बच्चे सीधा उठ करके सिर्फ अपने लुक्स की वजह से आ जाते हैं। और आजकल तो एक ही ट्रेंड और चल गया कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं और आपको एक्टिंग दे रहे हैं। तो वो गधे हैं बेचारे, जो इतना बचपन से इतना थिएटर कर रहे हैं, या इतने इंस्टीट्यूट से, चाहे वो लखनऊ का हो इंस्टीट्यूट या नेशनल स्कूल ड्रामा हो या कहीं से, वो आ करके बेचारे वो कर रहे हैं। तो ये है कि इस चीज़ की बहुत कमी है। और मैं काफ़ी समय से सोच भी रही हूँ कि एक स्कूल खोला जाए, एक सही राह दिखाई जाए, पर जितने भी आए उनको एक सही राह दिखाई जाए कि एक्टिंग है क्या एक्चुअल में, वो एक्टिंग सही को राह आप है समझ क्या? हाँ। सही राह ये है कि सोच समझ कर आए। जैसे कि मैंने जब चक दे इंडिया किया तो पहली फिल्म थी, तो मैंने उस फिल्म के बारे में सब जाना, आगे पीछे ये कॉस्ट्यूम क्यों पहन रहे हैं, ये कैमरा क्यों है, ये लाइट क्यों है। तो हम अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो हम इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं ना, करते हैं ना, कंप्यूटर साइंस आप करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, वो भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से करते हैं, यूनिवर्सिटी से करते हैं, आपको अदरवाइज लिया नहीं जाता है आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओके ये 1 लाख ले रहा है एक्टर, ओके ये ले रहा 50,000, ये 25,000, इसको ले लो। एक्टिंग तो सिखाई देंगे, एक्टिंग तो आई जाएगी करते करते। एक्टिंग क्या है, मजाक है एक्टिंग तो। मतलब जिस चीज को आपको सीरियसली लेना चाहिए था, उसी चीज को आपने हल्के में ले लिया। उसमें ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत ही नहीं कर रहे। वो मतलब सीखने की चीज़ है, ये चीज़ मानते ही नहीं है वो लोग कि एक्टिंग भी नहीं, ये तो बहुत नेचुरल है, ये तो बाय बर्थ होता है, ये तो मतलब ठीक है, बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ होते हैं बहुत टैलेंटेड बच्चे, बहुत टैलेंटेड, ये सब होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आपको टेक्निकलिटी जो जितनी भी है वो तो आपको जाननी है ना, टेक्निकल मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम जो ट्रेनिंग में बच्चों को सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से है। मैं आज अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ तो मैं किसको ले रही हूँ, मैं किसके साथ काम कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है जिनके पिताजी या माताजी 10 करोड़ 5 करोड़ लगा के फिल्म बना रहे हैं और वो उनके लिए फिल्म बन रही है, लेकिन उससे बहुत बेहतरीन जो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वैसे एक्टरों को किस तरह से पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे डिमोटिवेट होके डिप्रेशन में जाते हैं या सुसाइडल टेंडेंसी में जाते हैं। सो हाउ यू विल, मुझे लगता है ये खुद से सीखने वाली चीज़ है। अब ये इतना बड़ा ये समुद्र है, मतलब अब आप कैसे कहेंगे कि कैसे जाना है, क्या जाना है बहुत सारे हमारे साथियों ने इसको किस्मत का वो दे दिया है
कि लक से आपको कोई मिल जाएगा, आपको सही राह दिखा देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनेट से या दूसरी चीज़ों से हम लोग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे सिर्फ ये एक कहना है कि बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे आप कोई भी कदम ना उठाएं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। क्योंकि अगर आप एक अच्छे एक्टर नहीं बने तो आप लाइफ में कुछ तो कर सकते हैं। कर सकते हैं और अपने आप को जानिए। मुझे लगता है कि मुझे किसी से कंपैरिजन करने से पहले मैं अपने आप से कंपैरिजन करूं, मैं खुद को जानूं, मैं अपने आप पर मोहित हूं। और फैमिली मेंबर्स या जो, अगर आप एक छोटे से कस्बे से हैं, आप गुड लुकिंग हैं, आप बड़े, तू एक्टर, तू धर्मेंद्र भी तो छोटे से गांव से आया था, तू जा, तू कर, पर क्या उनको नॉलेज है जो आपको भेज रहे हैं? और क्या आपका पैशन भी है? हाँ, आपका पैशन भी है क्या आपको जो इस तरह से भेजा जा रहा है? मोस्टली जो बच्चे आते हैं पैशन से ही आते हैं, मोस्टली पैशन से आते हैं, पर वो एक्चुअल पैशन कहाँ क्या है वो उनको नहीं मालूम। वो ग्लैमर की चकाचौंध, ग्लैमर की चकाचौंध, और रातों रात, क्योंकि टेलीविजन में मैं बहुत सारे एक्टर्स को देखती हूँ जिनको बिल्कुल नहीं पता कि एक, मतलब मुझे कई बार बेवकूफ़ ठहराया जाता है कि तो कुछ एक्स्ट्रा सीरियस है, ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रिपरेशन कर रही हैं, ये तो सीन में, मतलब जब डायरेक्टर समझा रहा है बहुत ही सीरियसली समझ रही है, बाकी लोग हंस रहे हैं, मोबाइल पर है, और हा हा ही, और अचानक रोने का सीन है, ग्लिसरीन लगा के आप रोने लग गए। तो मुझे ये इमोशन समझ नहीं आते, पर हो रहा है, और वो लोग जब बाहर निकलते हैं ऑटोग्राफ लिए जाते हैं। तो ये कुछ गलती जो है वो दोनों बाहर वालों की भी है, ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल। मैम, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द एक्टिंग इंस्टीट्यूट स्कैम? डोंट आस्क मी। स्पेशली इन मुंबई। बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। मुझे लगता है कि ये मैं ब्लंट होकर बोल सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कि सबसे बड़ा स्कैम वही है जो गुमराह कर रहा है बच्चों को। बहुत ही आपको, उनको दिलासा दिया जाता है कि हम आपको इस प्रोडक्शन हाउस में लेके जाएंगे, आपकी कास्टिंग करेंगे, आप इतना पैसा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और जब वो बच्चे पैसा दे देते हैं उसके बाद वो कहाँ हैं, ट्रेनिंग करने के बाद वो किधर है, क्या है, कुछ नहीं मालूम। आप अपना भाग्य आजमाइए ऐसे करके। और ट्रेनिंग के नाम पर भी क्या हो रहा है कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कौन है, Exactly. क्या है वो, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पर्सनली कैमरा भी नहीं फेस किया होगा, फेस भी नहीं किया। और एक्टिंग के नाम पर वो कहाँ से आके एक्टिंग सिखा रहे हैं, उन्होंने कहाँ से एक्टिंग सीखी, ये सवाल करने वाला कोई भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि जो भी एक्टर्स है उनको ये सवाल जरूर अपने आप से भी करना चाहिए, और बिफोर इन्वेस्टिंग मनी उनसे भी करना चाहिए। लाइक अगर विभा जी एक्टिंग गुरु है या रॉबिन दास है, ऐसे लोग हैं, तो आपको पता है कि दे आर समथिंग। मुंबई में है, मुंबई में है, बहुत, बैरी सर इज देयर, और भी बहुत सारे हैं जो हैं, जो अच्छा है। लेकिन उसके अलावा सो कॉल्ड एक्टिंग इंस्टीट्यूट, सो कॉल्ड, लाइक यू कैन से, अगर 500 फ्रॉड है तो 5 जो है वो जेन्युइन है। हाँ। सो आप कब एक्टिंग सिखाना शुरू करेंगी ताकि कुछ लोगों का तो भला हो? नहीं, बिल्कुल। मैं हर बार सोचती हूँ, लेकिन फिर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है और मैं बिजी हो जाती हूँ। लेकिन बिल्कुल, जो और भी मेरे साथी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल खोला है उन्होंने, एक्टिंग स्कूल, और बच्चों को बहुत ही सही दिशा दे रहे हैं, और उनके साथ सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए नहीं जुड़ते, लगातार जुड़े रहते हैं, उनके साथ प्लेस करते रहते हैं ताकि वो मंझ जाएं, फिर उनको रास्ता भी बताते हैं। अब जैसे मेरे कोई भी अगर जान पहचान के दिल्ली से या कहीं से भी आते हैं, तो मैं उनको हमेशा बहुत ही अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स के नाम बताती हूँ कि जो वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप जाइए, इनसे मिलिए, ऑडिशंस दीजिए। तो जितने अब आप आते हैं, अब इतनी बड़ी दुनिया में कौन कहाँ जा रहा है वो कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरा ये सपना है कि मैंने जिस नियत के साथ थिएटर सीखा है, जिस ऑनेस्टी के साथ थिएटर किया है, जो मेरे गुरुजन मिले हैं, तो मैं इस तरह से एक इंस्टीट्यूट खोलूं और जो भी बच्चे आए उनको एक सही दिशा मिले। सो ये कब तक होगा, कितनी जल्दी होगा, ताकि ये सारे लोग आपके पास एक्टिंग सीखने आ सके? जो भी मेरे बहुत जल्दी, 1-2 साल में। थोड़ा पैसा चाहिए ना। और हम आपको कब थिएटर पे प्लेज में देखेंगे? जल्दी? बिल्कुल, अभी मेरा 2 महीने पहले मेरा पृथ्वी में शो था। मैं नादिरा जी के साथ प्ले कर रही हूँ, फुटनोट्स ऑफ लाइफ, आयशे जिंदगी के, तो वो मेरा शो था। जयपुर शोज करके आए, तो थिएटर फुल ऑन है। मैं खुद एक प्ले डायरेक्ट करने जा रही हूँ, और थिएटर वर्कशॉप्स मेरी चलती रहती हैं, ग्रुप में, इंडिविजुअल।
तो मुकेश छाबड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थिएटर को लेकर के। वो खिड़कियाँ फेस्टिवल करते हैं, उन्होंने एक थिएटर स्पेस बना दिया है, तो जहाँ अभी वो समर वर्कशॉप होने वाली है वहाँ मैं भी उसको कंडक्ट करने वाली हूँ वर्कशॉप को। तो इस तरह से मतलब बहुत जल्दी। मैम मुझे बताइए कि जो इंडस्ट्री में अभी सडनली जो सुसाइड्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, जो एक्टर्स सुसाइड कर रहे हैं, अभी भी रिसेंटली कुछ एक्टर्स ने सुसाइड किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है। और वही अगेन मतलब जितने भी सुसाइडल अगर आप देखेंगे तो ये मोस्टली सक्सेस के बाद है, क्योंकि जो बेचारे स्ट्रगलर्स करते हैं वो तो खैर सामने आते ही नहीं है। दुखदाई है कि यहाँ पर हमें सच में गाइड करने वाला कोई नहीं है, मिसगाइड करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। और जो छोटे बच्चे अपनी फैमिली छोड़ करके, ये सब छोड़ करके आप ये ग्लैमर की दुनिया में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो अनुभवी लोग हैं, वो हमेशा कहते थे कि कभी भी सक्सेस को यहाँ मत आने दो, या कभी भी अपनी कान के कच्चे मत बनो अपनी सराउंडिंग्स में, क्योंकि यहाँ पर लोग इतने इनसिक्योर हैं, क्योंकि हर एक को अपनी जगह बनानी है, हर एक को ऊपर जाना है, हर एक को पैसा कमाना है, हर एक को नाम कमाना है। उसके लिए हर एक इंसान का अपना, आपका अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है, इनका सबका अपना रास्ता है। उनको भी एक बड़ी फिल्म में कैमरा करना है, हर एक के अपने एक सपने हैं, और उनको जो उनकी काबिलियत के हिसाब से या जिस तरह के वो ह्यूमन बीइंग है उस हिसाब से जिस सीढ़ी उनको मिलती है वो उस पर चढ़ते हैं, और उसी में कुछ बच्चे भटक जाते हैं। अब हमें नहीं मालूम कि उनके पीछे मतलब ठीक है हम नाम दे देते हैं, ड्रग्स का नाम दे देते हैं, हम शराब का नाम दे देते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। ये सब साइकी से है, सब मेंटल हेल्थ से है। सो आपने कभी फेस किया है ग्रुपिज्म का साइड इफेक्ट? हाँ, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। मुझे पता चलता था कि मतलब आप तो अवेलेबल हैं, आप तो हमें बताया गया कि आप तो बहुत बिजी हैं, क्योंकि वहाँ किसी और एक्टर को उनको रोल देना था। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा। या जिनका अभी नाम है तो वो उन्होंने अपनी बहन या भाभी को रोल दिलवा दिया, अरे इनको दे दीजिए ना। मतलब यू आर लूजिंग अ गुड एक्टर देन, दैट इज अ बैड फॉर योर बिकॉज दे हैव पावर। ठीक है, पर इतना नहीं, ईश्वर की कृपा से मुझे काम मिल रहा है, मैं कर रही हूँ, और ना ही मैं बॉदर होती हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत रूढ़ीवादी या, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि लक तो होता है। बट मेहनत इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा मतलब 80% मेहनत, 20% लक नहीं, आधा कह सकते हैं। So what is your advice for the youngsters who are here in Mumbai? मैं बता रही हूँ ना कि वही बहुत डर लगता है कि कुछ लोग किस्मत के सहारे बैठे हैं। यार जब किस्मत होगी हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको लोगों तक पहुंचने के लिए आपको दिखाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। चाहे आप थिएटर करें या आप शॉर्ट फिल्म्स करें, आप स्ट्रीट थिएटर करें, या मतलब कुछ भी एल्बम कर लें, कुछ भी करें, बहुत सारे ज़रिए हैं। आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। मतलब बेसिकली आपको कास्टिंग कॉल के लिए वेट नहीं करना है। अगर आप एक्टिंग करने आए हो तो आप कुछ ना कुछ एक्टिंग से करते रहो, ताकि आपकी प्रैक्टिस ऑन रहेगी और कहीं ना कहीं आपका भी वक्त आएगा। बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं कि अरे मुझे जब ये रोल मिलेगा, मैं तो हीरो हूँ, तो मैं हीरो बनने लायक हूँ, तो मुझे जब तक वो रोल नहीं मिलेगा मैं नहीं करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए नवाज को देखिए, छोटे छोटे रोल किया करते थे। Now he's नवाजुद्दीन। तो वो टैलेंट जो है ना वो कहीं भी दिख जाता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं सावधान इंडिया नहीं करूँगा क्योंकि सावधान इंडिया करने से मेरी इमेज खराब हो जाएगी। नहीं, देखने वाले सावधान इंडिया में से भी आपको निकाल के ले जाएंगे। तो नज़र की बात है। और देखिए हाँ, ये तो सच है कि एक्टर्स बहुत ज़्यादा है, उतने डायरेक्टर्स नहीं हैं, उतने प्रोडक्शन हाउसेस नहीं हैं। अगर मैं आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को ले लीजिए, एक कैरेक्टर के लिए 50 एक्टर्स को बुलाते हैं। अब 50 में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, तो ये कंपटीशन तो है। तो अब इसमें आपको, मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी हताश मत होइए, तैयारी करते रहिए। यू नेवर नो, अगर आपकी इच्छा है, आप में पैशन है, आपने यूनिवर्स में ये डाला हुआ है कि नहीं मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो वो ज़रूर मिलेगा। पैशन को मत मारिए। जो हम बोलते हैं ना कि आग नहीं ठंडी होनी चाहिए। मैम मेथड एक्टिंग के बारे में बताइए। अब अच्छा मेथड एक्टिंग के बारे में क्या बताना। मेथड एक्टिंग तो हर एक एक्टर का अपना अपना तरीका होता है। एक रियलिस्टिक होता है, सिचुएशनल होता है। जो मेथड का है वो ये है कि बहुत सारे एक्टर्स प्रिपेयर करते हैं कि मैं अगर नौकरानी का रोल कर रही हूँ
तो ठीक है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने देखा है। पर जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हमने नेशनल स्कूल ड्रामा में किया, जो कि एक्चुअल करके, वो सेम कपड़े पहन करके आप एक्चुअल बैठ के झाड़ू लगा रहे हो, घर में अपनी नौकरानी को निकाल दिया 2-3 महीने के लिए, आप बर्तन मांज रहे हो, रियलिज्म फील आप वो कर रहे हो, आप वहाँ जा रहे हो उनकी झोपड़पट्टी में जहाँ वो रहते हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, उनके साथ खा रहे हो, आप कितना रियल हो सकते हो, कितना, मतलब जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो And how it is helpful in the इट्स real वेरी life? हेल्पफुल, इट्स वेरी हेल्पफुल। मैंने अनुभव किया है आगरा फिल्म में। मैंने कनू बहल जी की आगरा फिल्म की, तो मैं अभी तक ये था कि चलो आप करते जा रहे हैं, आपने पढ़ा, आपको डायरेक्टर ने समझाया, आपने खुद समझा, आपने जो अपनी लाइफ में कुछ आपने ऑब्जर्व किया, उन चीज़ों को, उन कैरेक्टर्स को आपने लेकर के आया, कुछ फिल्म्स देखी कि अच्छा मैं ये कैरेक्टर करने जा रही हूँ, तो चलो इस तरह की कुछ फिल्म्स देखे। लेकिन जब मैंने आगरा की, तो जब आगरा में वर्कशॉप हुई या सो हुई, तो मैंने अपने आप को एकदम शून्य में रख करके एक स्टूडेंट की तरह वहाँ बैठ करके और वो मैंने किया, और मुझे लगा कि एज एन एक्टर मुझे बहुत ही मदद की, बहुत ही। जैसे हम लोग एक्चुअल लोकेशन में जा कर के हम लोग वहाँ पर सिर्फ बैठा करते थे, जहाँ हमारे घर में शूट होने वाला था। वो घर को कि अपना बना सके, जो हम थिएटर में करते हैं, जो हम थिएटर में हर प्रॉपर्टी को उठाना, कि अगर मेरा ये घर है और मैं इसको उठा रही हूँ, तो मैं अगर रोज उठाती हूँ और पहली बार उठाने में फर्क तो होता ही है। तो इतना डिटेलिंग में वर्क इतना डिटेलिंग में, बहुत डिटेलिंग में वर्क। सो कभी ऐसे कोई कैरेक्टर में आप घुसी हैं? हाँ, मैंने बोला ना अभी आगरा फिल्म। आगरा में क्या कैरेक्टर था? आगरा में मेरा मतलब मदर का रोल था उसमें। और वो एक फैमिली की कहानी है, और बहुत ही फेमस, अगर आप पढ़े, अभी बहुत फेस्टिवल्स में, कांस फेस्टिवल में भी गई थी। मदर जैसा कुछ कैरेक्टर? नो, वो उसमें थोड़ी सताई हुई है। पर वो ऐसी है कि वो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो इतनी बिटर हो गई है कि मतलब वो हंसती नहीं है और मुस्कुराती नहीं है, उसकी ज़िंदगी से वो हट गया है। तो वो सब जो हमने तैयारी की थी, वो एग्जैक्टली वही की थी कि हम लोगों को एक दूसरे से बातचीत करना मना था। हम एक्टर्स एक होटल में रह रहे थे, पर हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। हमें मुस्कुराना मना था, कि मुस्कुराना नहीं है आपको, बिना मुस्कुराए कैसे रहते हैं वो एक्टर्स को। एक एक कमरे में बंद करके आप 5-5, 6-6 दिन बंद करके रहो, तो आपको पता चले कि कोई नहीं है और अकेले हैं, और आपकी इच्छाओं को दबाना है आपने। तो इस तरह से हमने उसमें बहुत एक्सरसाइजेस की उस वर्कशॉप में, और थ्रू आउट फिल्म जब तक हमारी फिल्म आई गई थी, तो जो हमारे डायरेक्टर थे कनू, वो जैसे थप्पड़ मारने का सीन था, मुझे एक राहुल रॉय मेरे पति बने थे, तो उसमें था कि वो थप्पड़ मारना, वो 1 बार 2 और एक्चुअल थप्पड़ पड़ता था। एक्चुअल तक कि एक बार तो मेरा कान सुन्न हो गया था, मुझे लगा था कि फट जाएगा कान। तो एक्चुअल थप्पड़ पड़ना, और कैमरा यहाँ, राहुल रॉय वाज स्लैपिंग। यस, तो बिल्कुल कैमरा इधर है, तो 1 2 और मतलब एक बार तो मुझे गुस्सा आ गया, कनू मिल गया ना हो गया ना, मेरा मुंह लाल। तो वो जब तक वो मतलब मैं सच में ना रो दूं, वो टेक लेता था कि मैं, क्योंकि उसको वही चाहिए था। And what was Rahul Roy's reaction? Oh, sorry विभा जी, It was very sweet, man. सॉरी वो उसका सॉरी विभा जी, वो यही करता। तो वो है कि तब तक करते जाओ जब तक आपका एक्चुअल ना निकल आए। आप गर्मी में बैठे हो, एक छोटा सा घर है, छोटा सा कमरा है, पंखा नहीं हो, मैं कनू मेरी सांस नहीं आ रही है, वो यही तो चाहता है कि सांस ना आए, मार देगा, क्योंकि एक्चुअल में लोग रहते हैं ना, राइट। छोटी छोटी गलियां जहाँ सिर्फ एक व्यक्ति जा सकता है, आ सकता है, छोटे छोटे घर, कोई खिड़की नहीं, कोई कुछ नहीं, वैसे रहते हैं लोग। और अगर मैं वो वाला जीवन जी रही हूँ, तो मुझ में आना चाहिए ना वो, और वो आपके फेस पे दिख जाएगा, दिख जाता है, क्योंकि आप चीट नहीं कर सकते, कैमरा सब कुछ दिखाता है। नहीं कर सकते। सो विभा जी, अब हम आते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। ओह गॉड, हु इज योर फेवरेट एक्टर, नसीर साहब और ओमपुरी? ओमपुरी। Okay. Your anytime go-to meal? पनीर। Oh, you're vegetarian? Yes. Okay. कभी भी खा सकती हूँ। One thing you like and dislike about Mumbai? मुंबई के बारे में, मुंबई की मुझे रौनक बहुत पसंद है, और रौनक भीड़ से है। भीड़ बहुत नफरत है। क्योंकि दिल्ली में रहते हुए हम बहुत मिस करते थे कि वहाँ लाइटें वाइटें बहुत सुनसान, 7 बजे ही सुनसान हो जाता था। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि रात के 2 बजे भी निकलो, कुछ रोड्स खाली नहीं होंगी, लेकिन यहाँ की भीड़ से बहुत परेशान हूँ। मैम, एक ऐसी चीज जो आपके फैंस भी आपके बारे में आज तक नहीं जानते हैं? कि मैं
नौटंकीबाज हूँ, मैं हंस भी सकती हूँ, मैं कॉमेडियन हूँ मैं बहुत शैतान हूँ, और मैं गुस्सा नहीं करती। मैं गुस्सा नहीं करती ओके। एक ऐसी रूमर जो आप अपने बारे में फैलाना चाहो। एक ऐसी र्यूमर जो मैं अपने बारे में फैलाना चाहूँगी, वो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस हूँ, और मैं बहुत ही लकी हूँ, जो भी कोई मुझे अपनी फिल्म में लेगा वो फिल्म हिट हो जाएगी ये सही था, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट एक्टर। क्या जवाब दिया, एनएसडी में होने के ये फायदे हैं। सो थैंक यू सो मच विभा जी, इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। आप आए हमारे शो पे, Thank you. इट्स एन ऑनर फॉर अस। थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। थैंक यू।